India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी कोर्टों से कहा है कि वे दरअसल जो अभी कोर्ट मैनेजर्स की नियुक्ति के लिए नियम बनाए। कोर्ट मैनेजर्स की नियुक्ति का उद्देश्य न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार करना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक कारगर बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोर्ट मैनेजर्स की नियुक्ति से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और न्यायिक प्रक्रिया अधिक कारगर होगी। कोर्ट मैनेजर्स की भूमिका होगी कि वे न्यायपालिका के कामकाज को सुव्यवस्थित करें और साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों को निर्देश दिया है कि वे कोर्ट मैनेजर्स की नियुक्ति के लिए नियम बनाएं और सभी उनकी जो भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट मैनेजर्स की नियुक्ति के लिए नियम बनाते समय हाई कोर्टों को उनकी योग्यता, अनुभव और कौशल को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट मैनेजर्स की नियुक्ति कार्य न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और न्यायिक प्रक्रिया और ज्यादा अधिक कारगर होगी। बता दें आपको कि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उम्मीद है कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और लोगों को न्याय मिलने में आसानी भी होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई की। बता दें कि जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय जल में फेंक दिया, जिससे उन्हें म्यांमार में धकेल दिया गया। इस याचिका में दावा किया गया कि शरणार्थियों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे, जिन्हें जीवन रक्षक जैकेट प्रदान की गई थी और उन्हें तैरकर सुरक्षा तक पहुंचना पड़ा। याचिका में आरोप लगाया गया कि भारतीय अधिकारियों ने रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन अंतर्राष्ट्रीय जल में फेंक दिया, जिससे उन्हें म्यांमार में धकेल दिया गया। याचिका में दावा किया गया कि निर्वासन से रोहिंग्या शरणार्थियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिसमें जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार शामिल हैं। बताया ये भी जा रहा है कि याचिका में आरोप लगाया गया कि भारत सरकार ने गैर प्रत्यावर्तन के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, जो शरणार्थियों को उस देश में वापस भेजने से रोकता है जहां उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर संदेह है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय जल में फेंक दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वे इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेंगे, क्योंकि एक बड़ी पीठ ने हाल ही में इस तरह से मामले में राहत देने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वे भारत सरकार को रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भारत लाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दें। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने भी मांग की है कि भारत सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार करने और उन्हें हिरासत में लेने से रोके और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करें। और चलिए अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले से जुड़ी हुई एक पूरी खबर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पी कृष्ण मोहन रेड्डी और के धनंजय रेड्डी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में आरोपी पी कृष्ण मोहन रेड्डी और के धनंजय रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय का मानना है कि जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। आरोपी पी कृष्ण मोहन रेड्डी और के धनंजय रेड्डी पूर्व
मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल में क्रमशः सचिव और ओएसडी थे, उन पर आरोप है कि उन्होंने शराब के वितरण में प्रतिस्पर्धा को दबाने और सामान्य वितरण चैनलों को केवल एक विशेष समूह को देने की साजिश रची। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोपों की जांच की जानी चाहिए, लेकिन यह अग्रिम जमानत देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आरोपी पी कृष्ण मोहन रेड्डी और के धनंजय रेड्डी के वकीलों ने न्यायालय से कहा है कि वे जांच में सहयोग कर रहे हैं और राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण उनके खिलाफ मामला बनाया गया है। हालांकि न्यायालय ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है और जांच को प्रभावित करने की संभावना है। न्यायालय ने सरकार की दलीलों को माना और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से जांच एजेंसियों को आरोपियों के खिलाफ जांच करने में मदद मिलेगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, तो उनके नियमित जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन बेंगलुरु बनाम इस्कॉन मुंबई के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें दशकों से लंबित विवाद का समाधान हुआ है। न्यायालय ने कहा है कि कर्नाटक सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत बेंगलुरु में इस्कॉन मंदिर इस्कॉन सोसाइटी बेंगलुरु से संबंधित है। जस्टिस अभय ओक की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि इस्कॉन बेंगलुरु की संपत्ति इस्कॉन सोसाइटी मुंबई की है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना, जिसमें कहा गया था कि इस्कॉन बेंगलुरु एक स्वतंत्र संस्था है और इस्कॉन मुंबई की शाखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि इस्कॉन बेंगलुरु की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को मान्यता दी जानी चाहिए। इस फैसले से इस्कॉन बेंगलुरु को बड़ी राहत मिली है और दशकों से लंबित विवाद का समाधान हुआ है। इस फैसले से इस्कॉन बेंगलुरु को अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इस्कॉन बेंगलुरु की जीत हुई और अब इस संस्था को अपनी गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से चलाने में आसानी होगी। बेंगलुरु की जो अपील आया था, हम आए थे हाई कोर्ट से, उसको लेकर फाइनल सुनवाई का जजमेंट हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि इस्कॉन बेंगलुरु की जो संस्था है वो इस्कॉन मुंबई का ब्रांच नहीं है, वो अपने आप में चला सकता है। जैसे हर इस्कॉन में प्रभुपाद ने बनाया था कि हर इस्कॉन संस्था एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करेगा, एक ही संस्था है पर एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑटोनोमस रहेगा, उसी को एक ही साथ चलेगा सब, ऐसे उन्होंने दिया था। उसी एक फंक्शन करने के लिए हमको एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिला है। हरे कृष्ण। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो अदालतों की स्थापना करने का निर्देश दिया है। ये कदम पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत प्रणालीगत खामियों को दूर करने और समय पर मुकदमों की सुनवाई पूरी करने के लिए उठाया गया है। विशेष पॉक्सो अदालतों की स्थापना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का निर्देश दिया है, जिसमें शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। मुकदमों की समय पर सुनवाई न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा का पालन करने पर जोर दिया, जिसमें जांच से लेकर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने तक की सभी चरण शामिल है। अधिकारियों की संवेदनशीलता। न्यायालय ने पॉक्सो मामलों की जांच से जुड़े हुए अधिकारियों की संवेदनशीलता बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि इन मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके, जबकि अधिकांश राज्यों ने केंद्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से पॉक्सो मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के निर्देश का पालन किया है।
कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और ओडिशा, महाराष्ट्र को भी लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए अधिक पॉक्सो अदालतों की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उद्देश्य बाल पीड़ितों के लिए न्याय प्रणाली में सुधार करना और अपराधियों को समय पर न्याय दिलाने न्याय के दायरे में लाना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजली अधिनियम की धारा 79 के तहत सीईआरसी को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और न्यायालय ने कहा है कि सीईआरसी को पूर्व मौजूद नियमों के बिना भी कार्य करने की अनुमति है। ये मामला बिजली अधिनियम और सीईआरसी की शक्तियों से संबंधित था। न्यायालय ने सीईआरसी की शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि धारा 79 के तहत आयोग को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और जो उसे विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की अनुमति देती है। बता दें आपको कि न्यायालय ने कहा है कि धारा 79 के तहत सीईआरसी की शक्तियां व्यापक हैं और उसे पूर्व मौजूद नियमों के बिना भी कार्य करने की अनुमति देती है। न्यायालय ने कहा कि ये शक्तियां आयोग को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने और नियम बनाने की अनुमति देती है। इस फैसले से सीईआरसी को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और बिजली क्षेत्र में नियमन करने में मदद मिलेगी। न्यायालय के इस फैसले से बिजली क्षेत्र में स्पष्टता और स्थिरता आएगी और आयोग को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सीईआरसी की शक्तियों को स्पष्ट किया गया है और बिजली क्षेत्र में नियमन करने में मदद मिलेगी। ये फैसला बिजली क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित पक्षों को अपने कार्य को प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलेगी। वहीं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद एक दुर्लभ कदम उठाते हुए अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से संदर्भ लिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर सहमति देने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। राष्ट्रपति ने 14 प्रश्न पूछे हैं जिसमें विधेयकों पर सहमति देने के लिए समय सीमा तय करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पर सवाल उठाया है। राष्ट्रपति के 14 प्रश्न कुछ इस प्रकार है। विधेयक पर राज्यपाल के विकल्प, राज्य के पास विधेयक पर क्या संवैधानिक विकल्प है जब ये उनके पास अनुच्छेद 200 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल की जिम्मेदारी, क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं जब वह विधेयक पर निर्णय लेते हैं। न्यायिक समीक्षा, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। समय सीमा, क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर सहमति देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है जब संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कानून की व्याख्या, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कानून की व्याख्या करने और विधेयकों पर निर्णय लेने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधेयकों पर सहमति देने के लिए समय सीमा का पालन करना होगा। कोर्ट ने कहा था कि अगर वे समय सीमा का पालन नहीं करते हैं तो ये न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री
मंत्री कुंवर विजय शाह की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। बता दें आपको कि शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी। कर्नल कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाह की टिप्पणी अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना थी और खासकर जब वे एक मंत्री हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई ने कहा कि वे एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, व्यक्ति को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने शाह की टिप्पणी को नाली की भाषा बताया था और कहा था कि उनकी टिप्पणी न केवल कर्नल कुरैशी के लिए अपमानजनक है बल्कि सशस्त्र बलों के लिए भी खतरनाक है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उन्हें भारतीय न्याय संहिता BNS की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने और विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने से संबंधित धाराएं शामिल है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले में कल सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने शाह के वकील से कहा है कि वह हाई कोर्ट को सूचित करे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए पहले के भरोसे को जारी रखेगा। बता दें आपको कि जिसमें केंद्र की ओर से कहा गया है कि एक तो सरकार वक्फ संपत्ति को डी नोटिफाई नहीं करेगी और दूसरा वक्फ काउंसिल या बोर्ड में गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं होगी। CJI B.R. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के मामले पर अंतरिम राहत पर 20 मई को सुनवाई करेगा। CJI B.R. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच में आज SG तुषार मेहता ने कहा है कि हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या इस केस में अभी अंतरिम राहत के लिए सुनवाई हो रही है। SG ने कोर्ट को बताया कि अगर कोर्ट अंतरिम आदेश पर विचार करे तो उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमने संक्षिप्त नोट तैयार किया है जिसमें हम SG तुषार मेहता से साझा कर सकते हैं। SG तुषार मेहता ने कहा है कि इस मामले में बड़ी संख्या में IA फाइल हुई है और ऐसे में मेरी राय है कि IA की जगह मुख्य याचिकाकर्ताओं को सुना जाना चाहिए और हालांकि ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह IA को सुने या नहीं। इस मामले पर एक इन्वेंटर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि अपनी याचिका में ये बात रखी गई है कि वक्फ एक्ट में बदलाव के बावजूद इसके कुछ मायने इसके कुछ मनमाने प्रावधान भी बने हुए हैं। हमने पहले भी उन्हें रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट हमारी मांग पर विचार करे क्योंकि जब हमने पहले इनको चैलेंज किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें हाई कोर्ट के पास भेज दिया और वह अभी भी हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में दोनों पक्षों को 2-2 घंटे का समय देंगे। अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ताओं की तरफ से उनके नोटिस SG को शनिवार तक दिए जाएंगे और सोमवार की शाम तक सरकार और याचिकाकर्ताओं के नोटिस सुप्रीम कोर्ट में जमा किए जाएंगे। इसके बाद मंगलवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस अधिनियम के 2 कानून को लागू न करने के बरसे को रिकॉर्ड पर ली जाने की मांग पर SG ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस कानून के कुछ प्रावधानों पर अमल न करने की अंडरटेकिंग पर कायम है और इस पर याचिकाकर्ता के वकीलों की तरफ से सवाल उठाए जाने पर CJI ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार की अंडरटेकिंग के बावजूद कोई सरकारी संस्थान ऐसा कदम उठाती है तो उसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.